चलिए तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप आप सभी काफी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एजुकेशन पर। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो देखते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ लिया था। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये जो टॉपिक है वो 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कितनी ही बार प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप उठाकर देखोगे तो कितनी ही बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हुआ है। एक्सप्लेन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना होता है इसे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। ठीक है, चलिए तो समझते हैं क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड कंडीशन आप सभी को पता है। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है जो कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, कंसंट्रेशन आपको 1 मोल पर लीटर लेना है। ठीक है, प्रेशर आपको 1 atm बार का लेना है। और टेम्परेचर जो रहेगा, टेम्परेचर आपको रूम टेम्परेचर लेना होता है। ठीक है, ये कंडीशन होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप लोग। अब यहाँ पर हम लोग आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ठीक है, ये एक हाफ सेल होती है। ये क्या होती है? एक हाफ सेल होती है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर हमने क्या डाल रखा है? HCl डाल रखा है। क्या डाल रखा है हमने? HCl डाल रखा है। अब आप लोग जानते हो जो HCl होता है, ठीक है, वो किस तरह से ब्रेक होता है? वो H प्लस और Cl- के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। H+ और Cl- के फॉर्म में आसानी से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आप सभी को समझ में आई। ठीक है, अब इसकी जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, HCl की जो कंसंट्रेशन है, HCl की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है हमारे पास? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। हम लोग पढ़ रहे हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन रहेगी वो 1 मोल पर लीटर या फिर आप 1 मोलार बोल सकते हो। ठीक है, मोलारिटी आपने सभी ने पढ़ी है तो आप लोग इसको मोलार बोल सकते हो। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। अब आगे देखिए आप लोग। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें एक ग्लास जैकेट को फिट कर देंगे। ठीक है, ग्लास जैकेट देखिए आप लोग, समझाएंगे फिर आपको क्या होती है ग्लास जैकेट। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्लास जैकेट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ग्लास जैकेट। ओके, इस ग्लास जैकेट को हमने इसके अंदर डाल दिया। इस तरह से इसको पूरा बंद कर देते हैं। अब इस ग्लास जैकेट में आपको क्या करना है, इसमें एक वायर आपको लेके आना है। इसमें लिख देते हैं, एक काम करते हैं, साथ साथ लिखते भी जाते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आता रहे। ये हमारे पास क्या है भैया? ग्लास जैकेट, मतलब एक ग्लास है हमारे पास। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लास जैकेट। ओके, ग्लास जैकेट। अब आपको क्या करना है? अब आपको एक वायर लेके आना है। क्या लेके आना है? एक वायर लेके आना है। किसका? प्लेटिनम का वायर। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा आप लोग सभी। प्लेटिनम का एक वायर आपको लेके आना है। ठीक है, इस तरह से हमने प्लेटिनम का वायर जो रहेगा इस तरह से इसमें लगा दिया। ओके, इस तरह से हमारा क्या बन गया? ये प्लेटिनम का वायर बन गया। इसको भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, प्लेटिनम का वायर। अब ये जो प्लेटिनम का वायर है, ठीक है, इसके जो बॉटम साइड है सबसे नीचे आप लोगों को क्या करना है, इससे एक आपको फॉइल लटका देनी है। ठीक है, इससे एक फॉइल को आपको अटैच कर देना है। फॉइल समझते हो क्या होती है? फॉइल छन्नी को बोलते हैं। ठीक है, छन्नी लगा दी आपने इस तरह से। ये भी किसकी छन्नी है आपकी? ये भी आपकी प्लेटिनम की छन्नी है। ठीक है, प्लेटिनम की फॉइल बोलते हैं इसको। आई इतनी बात आप सभी को समझ में? फिर आगे क्या करना है आपको? अब देखिए, आगे आपको एक और ग्लास जैकेट लेनी है। क्या करना है आपको? एक और ग्लास जैकेट आपको लेना है। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक और ग्लास जैकेट बना लेंगे। ओके, इस तरह से बना लेंगे। समझिएगा, इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ठीक, इसको आपको 3D में अज्यूम करना है। ठीक है, 3D में समझना है इसको। तो एक ग्लास जैकेट हमने इस तरह से बना दी। ठीक है, ये भी क्या एक तरह से ग्लास जैकेट है हमारे पास। तो 2 ग्लास जैकेट हमारे पास हो चुकी है।
एक अंदर वाली एक बाहर वाली। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लास जैकेट। ठीक है, ग्लास जैकेट। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, ये हमारे पास बन जाएगी आउटर ग्लास जैकेट। क्या बन जाएगी, आउटर ग्लास जैकेट। और ये जो रहेगी वो रहेगी हमारे पास इनर ग्लास जैकेट। ठीक है, अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करो। चल क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसमें हमने छोटा सा एक होल कर दिया। ठीक है, आउटर ग्लास जैकेट जो थी हमारे पास, उसमें हमने छोटा सा एक होल कर दिया। ठीक है, इस तरह से हमने बना दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, यहां से आपको, यहां से आपको हाइड्रोजन गैस को फिल करना है। देखो हाइड्रोजन गैस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नाम ही क्या है इसका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर हाइड्रोजन गैस तो होगी। ठीक है, जो आपके पास सॉल्यूशन है जो कंटेनर के अंदर, उसमें भी हाइड्रोजन है। ठीक है, एच हमारे पास है, तो इस तरह भी आप लोग याद रख सकते हो। ये किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में है। अब ये जो है हाइड्रोजन गैस, वो आपको 1 एटीएम के प्रेशर पर लेनी है। ठीक है, कहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर हमारे पास जगह है तो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आपको कितने पे लेनी है, 1 एटीएम के प्रेशर पे लेनी है। ठीक है, 1 एटीएम के प्रेशर पे लेनी है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर कितना रहेगा, रूम टेम्परेचर रहेगा, मतलब 298 केल्विन लिख लीजिए, या फिर आप लोग 25 डिग्री सेल्सियस लिख लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, चलिए। तो इतनी बात हमें समझ में आई दिया। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अब होगा क्या, ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। इस तरह से आपको कंस्ट्रक्शन करना है, डायग्राम बना देना इस तरह से। अब यहां से चालू होती है वर्किंग, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो वर्किंग में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन गैस हम लोग यहाँ से फिल कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन गैस अंदर जाएगी इस तरह से, धीरे धीरे करके अंदर जाएगी। ठीक है, अब आप लोग सभी जानते हो इसके अंदर क्या है, HCl का सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, इस तरह से HCl का सॉल्यूशन इसके अंदर पूरी तरह से भरा हुआ है, समझ रहे हो आप लोग, इस तरह से पूरी तरह से क्या है, HCl का सॉल्यूशन भरा हुआ है लिक्विड स्टेट में। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ जाइएगा। तो होगा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन गैस आएगी 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 आएगी, और क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, एब्जॉर्ब होगी यहाँ, इस तरह से यहाँ पर एक रिएक्शन होगी हमारे पास। एब्जॉर्ब नहीं बोलेंगे, एडजॉर्ब बोलेंगे। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री में होता है एडजॉर्ब, लेकिन सरफेस केमिस्ट्री आपका रिड्यूस हो चुका है। एडजॉर्ब बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, एडजॉर्ब। एडजॉर्ब का मतलब होता है कि सरफेस के ऊपर वो जाके चिपक जाएगी, इस तरह से आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, सरफेस पे जाकर, जो प्लेटिनम की सरफेस है ना, प्लेटिनम की फॉइल जो है हमारे पास, उसकी सरफेस है, सरफेस के ऊपर जाकर ये जो हाइड्रोजन गैस होगी वहां पर जाके चिपक जाएगी। ओके, चलिए। तो इतनी बात हमें समझ में आई। अब हमारे पास हाइड्रोजन गैस बहुत सारी है, तो ऐसा थोड़ी है सबकी सब यहाँ पर जाके चिपक जाएगी। बहुत सारी गैस ऐसी होगी जो यहाँ से बाहर निकल जाएगी बबल्स के फॉर्म में, मतलब बाहर तो नहीं निकलेगी, सरफेस के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, बबल्स के फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगी, इस तरह से बबल्स बन जाएंगे इनके। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, बबल्स है। ठीक है, बबल्स। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। इसका आपको एक डायग्राम बताएंगे, बिल्कुल व्यवस्थित डायग्राम बताएंगे आपको। ठीक है, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी आप लोग जितना हो सके इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेटिनम की फॉइल के ऊपर, प्लेटिनम के फॉइल के ऊपर दो प्रकार की रिएक्शन हमारे पास चलेगी। ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस हमारे पास आई, ऊपर से आई हाइड्रोजन गैस हमारे पास। वो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। तो हाइड्रोजन जो गैस थी हमारे पास, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया और H+ में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, कितने H+ बनेंगे, 2 H+ बनेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहानी हुई। ठीक है, इसको बबल्स को हटाकर, बबल्स की जगह पर एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको एक व्यवस्थित तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, तो H2 जो गैस थी हमारे पास, उसने क्या किया भैया, वो H+ और इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में ब्रेक हो गई। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा लेते हैं, यहाँ पर 2 लगा लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास रिएक्शन हुई। ठीक है, ये एक हमारे पास रिएक्शन हुई। और क्या हुआ, जो यहाँ पर H+ है, यहाँ पर जो H+ है, ठीक है, ये H+ कहाँ पे आएंगे, इस प्लेट के पास आएंगे, इस प्लेट के पास आएंगे। ठीक है, तो 2 H+ कहाँ पे आए, 2 H+ कहाँ पे आए, इस प्लेट के पास आए, फॉइल के पास आए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे थे, इन 2 इलेक्ट्रॉन को इन्होंने गेन कर लिया। इन्होंने क्या कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो क्या हुआ यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो गए। हाइड्रोजन गैस के अंदर ये परिवर्तित हो गए, बदल गए। तो समझे आप लोग, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है।
ठीक है, ये जो है, ये फर्स्ट प्रोसेस हमने जो लिखी है, ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन है। ये क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, और ये जो नीचे वाली है वो रिडक्शन है। रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का गेन करना, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकाल देना, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाना। ठीक है, तो ये हमारे पास रिडक्शन है। आया समझ में इतना आप सभी को? तो इस तरह से बताना है, और ये आपका हो गया खत्म। बताइए क्या था इसमें? तो इतना सा है, इतना सा आपको करना है। इसमें आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। वर्किंग आपको समझा दी हमने, रिएक्शन को किस तरह से लिखना है ये आपको बता दिया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन कैसी करनी है वो आपको बता दिया। ये सारी चीजें हैं जो आपको लिखनी रहेगी। ठीक है, आया समझ में? एक बार और रिपीट कर देते हैं। हमने 2 ग्लास जैकेट बनाई, इनर और आउटर। ठीक है, अंदर वाले के अंदर हमने क्या फिट कर दिया, हमने प्लेटिनम का वायर फिट कर दिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वो डायरेक्ट इसके साथ भी रिएक्शन कर जाती है। अगर हम लोग ये नहीं लगाते ना अंदर वाला ग्लास जैकेट, तो रिएक्शन यहीं पे हो जाती, अंदर जाती नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हमने एक इनर ग्लास जैकेट ले लिया ताकि हम जो वायर है हमारे पास उसको प्रोटेक्ट कर सके। ओके, बस यही रीजन है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो प्लेटिनम फॉइल है, ठीक है, प्लेटिनम फॉइल पे क्या होगी, रिएक्शन होगी, एक ऑक्सीडेशन वाली, एक रिडक्शन वाली। तो आप लोग बोल सकते हो यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। ठीक है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई, सारी कहानी आपको समझा दी हमने। ओके, अब ये जो है हमारे पास एसएचजी जो हमारा बन चुका है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसका यूज क्या है? ठीक है, बना तो लिया हमने, कुछ यूज भी होगा इसका, उसका यूज हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से सब कुछ यहाँ पर हमने लिख रखा है। ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है। ओके, इस तरह से ये आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन कैसे लिखनी है, ठीक है, थ्योरी किस तरह से लिखनी है वो यहाँ पर हमने लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग और समझ सकते हो। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम से, ये आप लोगों को अगर पिक्टोरियल चाहिए, बिल्कुल रंगीन डायग्राम चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये थ्योरी हमने लिख रखी है, बहुत अच्छी थ्योरी है, आप लोग पढ़िएगा इसको। ठीक है, चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसका यूज देखते हैं, इसका यूज क्या है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से एक बनता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये बनता है कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है एसएचजी जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है, यहाँ पर जो पोटेंशियल बनेगा इसका, उसको 0 मान लिया गया है। कितना मान लिया गया है? 0। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप लोग स्टैंडर्ड की बात कर लो, वो क्या रहेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है हमारे पास, तो हम लोग स्टैंडर्ड की बात करेंगे। वो कितना आता है? 0 वोल्ट। 0 वोल्ट। ये क्या हुआ, इसको मान लिया गया कि इसको हमने 0 मान लिया। क्यों माना, उसका रीजन आपको बताते हैं। इसका बताते हैं कि क्यों इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 0 मान लिया गया। ठीक है, इसका आपको बताते हैं, साथ में आपको इसका यूज भी पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए आप लोग, मान लीजिए हमारे पास ये एसएचजी है। ठीक है, ये हमारे पास एसएचजी है, एक बार और देख लीजिए। इस तरह से हमारे पास ये हमारी एसएचजी है। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारे पास है, यहाँ पर लिख लेते हैं एसएचजी हमारे पास है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक हाफ सेल है, एक तरह से ये हाफ सेल है, हाफ सेल। ठीक है, मान लो आपको क्या करना है, आपने एक और हाफ सेल लेके आ गए। आपने क्या किया, एक और हाफ सेल लेके आ गए, यहाँ पर एक और हाफ सेल बना लेते हैं। ठीक है, एक और हाफ सेल बना लेते हैं, हाफ सेल, हाफ सेल। ओके, तो ये हाफ सेल और ये भी क्या हो गई हमारे पास, हाफ सेल। ये जो हाफ सेल है वो जिंक की मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो, जिंक की मान लो, कॉपर की मान लो। इसके अंदर मान लो जिंक की एक इलेक्ट्रोड रहेगी, और इसमें किसका सॉल्यूशन होगा, ZnSO4 का सॉल्यूशन होगा। ये सब आपको बता रखा है हमने। अगर आपसे पूछे कि बताओ, आप लोग बताइए कि इसके अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना रहेगा इसका। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का कितना रहेगा, तो आप लोग क्या बताओगे? आप लोग इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है तो बता सकते हो, लेकिन अभी हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई नहीं है, तो अभी आप लोग कैसे बताओगे? आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करोगे, आपको जब भी किसी का भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होता है, तो आपको किसी ना किसी हाफ सेल के साथ इसको और कनेक्ट करना पड़ता है। हाफ सेल क्या हो जाएंगे, फुल सेल आपके पास बन जाएगा, तब जाके आप लोग निकाल सकते हो। लेकिन अगर हम लोग एसएचजी को 0 मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए समझना, इसको 0 मान लिया हमने। ठीक है, तो इन दोनों को हमने कनेक्ट किया, इन दोनों को हमने कनेक्ट किया। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर हमको रीडिंग बता देगा कि कितनी इसकी आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज बनेगा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल में डिफरेंस, तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा एक्स बना, यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं वाई बना। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस वाई है, यहाँ का एक्स है, तो एक्स माइनस वाई क्या होगा, पोटेंशियल में डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर अगर हमारे पास y का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x।
तो जो पोटेंशियल हमारे पास यहाँ पर आएगा x इजिकल्स टू वी हो जाएगा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल बताएगा, मान लो 2 वोल्ट इसने बताया, ठीक है, तो ये जो 2 वोल्ट है हमारे पास, ये किसका है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका है, ठीक है। इससे हम लोग समझ जाएंगे क्योंकि इसका तो हमने 0 मान रखा है। 2 - 0 कितना होगा, 2 आएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल बता रहा है हमारा वोल्टमीटर, वो सिर्फ और सिर्फ इसका बता रहा है, हमें फिर से डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए इसको 0 मान लिया। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट बात हम लोग आपको बता रहे हैं। एसएचई जो होता है वो रेफरेंस होता है, ठीक है। किसी से भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, किसी भी हाफ सेल से इसको आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, इसलिए इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है, ठीक है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो आपको समझ में आया किस तरह से आपको ये करना रहेगा। ओके, तो सारी चीज आपको हमने यहाँ पर बता दी है। जो अपनी क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक 2023 की जो क्वेश्चन बैंक है, उसमें ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, ठीक है, कि बताइए एसएचई का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है। तो आप लोग क्या बताओगे, आप लोग बताओगे 0 होता है एसएचई का, ठीक है। एसएचई का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, स्टैंडर्ड 0 होता है, ठीक है। ये रहेगा। चलिए, तो ये टॉपिक हमारा होता है फिनिश। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है नस्ट इक्वेशन, ठीक है। समझते हैं क्या होती है नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी हो जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, यहाँ से बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है, क्योंकि इक्वेशन बहुत बड़ी होती है, ठीक है। अगर आप लोग याद करने जाओगे इसको तो एक बार में तो आपसे याद होगी नहीं, ठीक है, अच्छे अच्छे से याद नहीं होती इक्वेशन। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे इसको याद करने की, और कर भी लेंगे याद, कोई इसी इतनी मुश्किल भी नहीं है। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी मुश्किल इक्वेशन लगने वाली है, ठीक है। तो नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन नाम से क्लियर है, एक इक्वेशन है जो कि नस्ट ने दी होगी, ठीक है। नस्ट एक साइंटिस्ट का नाम है। तो देखिए, नस्ट इक्वेशन हमें क्या बताती है। द नस्ट इक्वेशन गिव्स अ रिलेशन बिटवीन द सेल पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ओके, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड टेम्परेचर, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड टेम्परेचर। तो नस्ट इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो हमको रिलेशन बताती है किस किस के बीच में, सेल पोटेंशियल के बीच में, सेल का पोटेंशियल के बीच में, ठीक है, सेल पोटेंशियल के बीच में, उसके बाद स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के बीच में, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के बीच में, और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है, ये टेम्परेचर के बीच में। तो आप लोग इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो समझाते हैं आपको आगे। इतनी बात आपको समझ में आई कि ऐसी इक्वेशन है जो हमको रिलेशन बताएगी, ठीक है। इक्वेशन है, समझ गए आप लोग, याद करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। ओके, चलिए, तो नस्ट इक्वेशन किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, हमारे पास इस प्रकार की एक रिएक्शन है। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे जिंक 2+ होता है। मान लीजिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक सॉलिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जिंक सॉलिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया, इतना आपको समझ में आया, समझने वाली बात ही नहीं है, कुछ आपको ज्यादा हमने समझाया नहीं है, ठीक है। जिंक 2+ जो है उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर जो जिंक है उसको हम लोग एम मान लेते हैं, ठीक है। ये जो 2+ है इसको हम लोग N+ मान लेते हैं, मतलब कि 2 यहाँ पर N है और प्लस प्लस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन हो गई है। यहाँ पर क्या हो रहा है अगर आपसे पूछें तो आप लोग क्या बोलोगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक जो है उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो हो रहा है वो रिडक्शन है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया ना इसने, ठीक है। तो एक हमने जनरल रिएक्शन यहाँ पर लिख लिए। ओके, चलिए, तो इसके हिसाब से हम लोग नस्ट इक्वेशन को किस तरह से डिफाइन करेंगे। हम लोग नस्ट इक्वेशन को कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे, जो हमारे पास Mn+ है, जो हमारे पास Mn+ है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम एमएस में कन्वर्ट हो रहा है, एम सॉलिड में ये कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इस तरह से बता सकते हैं, यहाँ पर कलर चेंज करके आपको समझा देते हैं, ठीक है। ये कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ई एम एन प्लस, ठीक है, Mn+M, इसका मतलब हुआ है कि ये जो हमारे पास हाफ सेल है, हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ठीक है, उसको आप लोग इक्वल टू के रखोगे, इक्वल टू में रखोगे आप लोग। अब इसी का आप लोग क्या निकाल लो, स्टैंडर्ड निकाल लो। स्टैंडर्ड मतलब इसके ऊपर नोट लगा दो, नोट लगा दिया आपने, ठीक है, नोट लगा दिया आपने, बस वही बात है। आप लोग इसको डायरेक्ट ई भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन समझने के लिए आपको इस तरह से लिखना होगा। ओके, तो ये बात हो गई। इतनी बात आपको समझ में आई। आपने सेल का पोटेंशियल लिख लिया, ठीक है, हाफ सेल का पोटेंशियल लिखा, यहाँ पर आपने क्या करा, उसको स्टैंडर्ड बना दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको माइनस लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आर, आर यहाँ पर एक कांस्टेंट है, ठीक है, गैस कांस्टेंट है,
टी यहाँ पर हमारा टेम्परेचर है, एन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जो यहाँ पर ट्रांसफर हुए हैं। उसके बाद एफ यहाँ पर फराडे का कांस्टेंट है। लगभग लगभग यहाँ पर आर टी और एफ क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर हमारा कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आर टी और एफ यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएंगे। एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। आपको यहाँ पर लेना है लॉग, क्या लेना है, लॉग बेस ई आप लोग ले सकते हो। ठीक है, लॉग ई आपको लेना रहेगा। उसके बाद आपको 1 अपॉन में क्या करना रहेगा, ये जो हमारे पास है आयन, उसको आप लोग लिख देना है। आयन के आपको क्या लिखना है, कंसंट्रेशन लिखना है। ठीक है, आयन की जो भी कंसंट्रेशन रहेगी उसको आप लोगों को अपॉन में लिख देना है। ठीक है, कंसंट्रेशन को हम लोग किस तरह से बताते हैं, देख लीजिए आप लोग। आपको दो इस तरह के ब्रैकेट लगाने हैं। ठीक है, इस तरह के ब्रैकेट लगा दीजिएगा। ये बड़े ब्रैकेट जो होते हैं वो आपको लगा देना है कि क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन का सिंबल बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम लोग कंसंट्रेशन को बताते हैं। आप लोग आगे एक चैप्टर पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स, वहां पर आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी आप लोग इसको याद रखिए कि कंसंट्रेशन को हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई आपको, इस तरह की हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्या किया हमने, हमने अभी तक एक इलेक्ट्रिक जो सेल पोटेंशियल था हमारे पास, ई जो था हमारे पास, उसको हमने इक्वल टू किसका रखा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या रखा, उसमें माइनस किसको किया, माइनस आर टी बाई एन एफ किया। लोग लोग हमने ले लिया, उसकी बेस हमारी क्या है, यहाँ पर ई बेस है हमारे पास। ओके, तो 1 अपॉन m n प्लस हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग होता है ना, जो नेचुरल लोग होता है, उसको आप लोग एल एन भी लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है। अगर बेस इसकी ई होगी तो इन दोनों को आप लोग इक्वल लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर एल एन लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए, अच्छी बात है, आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हमें पता है, थोड़ी देर पहले आपको बताया था हमने, यहाँ पर जो यहाँ पर जो हमारे पास आर है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो आर है, यहाँ पर जो टी है, यहाँ पर जो एफ है, ये सभी जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं। एन को छोड़कर सभी चीज कांस्टेंट होती है। आर क्या होता है, आर यहाँ पर रेडबर्ग का कांस्टेंट, सॉरी रेडबर्ग नहीं बोलेंगे हम लोग, गैस कांस्टेंट बोलेंगे। गैस का कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.314। ठीक है, फराडे जो होता है, फराडे की भी कुछ वैल्यू होती है 96,500। ठीक है, आप लोग अप्रोक्स ले सकते हो 96,500, 96,500। ये क्वेश्चन बैंक में एक ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि फराडे की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो 96,500 होती है। 96,500 इसकी वैल्यू होती है, कॉन्स्टेंट है, तो गुलाम में इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, गुलाम और क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स आ जाएगा। मोल आप लोग लिख सकते हो, मोल इनवर्स लिख लो या फिर इस तरह से बता दो। ठीक है, तो ये रहेगा फराडे। अब फराडे होता क्या है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज फराडे, फराडे का कांस्टेंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर फराडे कांस्टेंट क्या होता है, आप लोग यहाँ पर देखोगे। फराडे जो कांस्टेंट होता है, इसका मतलब होता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फराडे का कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और उसके बाद हम लोग किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 6.022 इंटू 10⁻23। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग फराडे का कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इतनी झंझट में मत पड़ो, डायरेक्ट याद कर लो, 96,500 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, गुलाम पर मोल लिख लीजिए या फिर मोल इनवर्स लिख लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। आया आपको इतना समझ में। चलिए, तो इतनी बात आपको समझनी है कि ये सारी कांस्टेंट चीजें हैं। तो अगर कांस्टेंट चीजें हमारे पास है, आर हमारे पास कांस्टेंट है, टी हमारे पास कांस्टेंट है, एफ हमारे पास कांस्टेंट है, तो अगर हम लोग इनकी जगह पर क्या करें, इनकी जगह पर इनकी वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, वैल्यू हम लोग रख देते हैं, ये जो हमारे पास वैल्यूज है, वैल्यू रखने के बाद हमारे पास एक और एक्सप्रेशन जो बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, ये देखिए आप लोग, यहाँ से हमने आर को हटा दिया, टी को हटा दिया, एफ को हटा दिया, तो क्या बचा हमारे पास, ई ऑफ सेल, हाफ सेल आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद बनेगा ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल। ठीक है, ई नॉट ऑफ हाफ सेल लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि हाफ सेल की हम लोग बात कर रहे हैं। माइनस क्या करोगे, 0.059, 0.059 अपॉन में आ जाएगा एन। ठीक है, उसके बाद आपको वही करना है, लोग यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है तो यहाँ पर आपको बता देते हैं 1/mn प्लस। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन आपको लेनी है। ओके, तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना रहेगा। तो ये वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो इक्वेशन है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लो, यही आपकी फाइनल एक्सप्रेशन है। ओके, और ये पूरा जितना हमने आपको समझाया है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लो। अगर 5 नंबर में आता है तो ये आपको लिख के आना है। ठीक है, 5 नंबर में अगर ये आता है तो आपको ये लिख के आना है सब कुछ। ओके, बाकी स्टार्ट आप लोग यहाँ से करोगे, ये एक्सप्लेन कर दोगे, अगर आपसे कोई पूछे ऑब्जेक्टिव में तो ये बता दोगे, तो सब कुछ यहाँ पर आपको मटेरियल हमने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, चलिए, इतनी बात आपको समझ में आई। ये हमने किसके लिए किया था, हाफ सेल के लिए किया था। ठीक है, किसके लिए किया था हमने, हाफ सेल के लिए किया था। अगर हमारे पास मान लो फुल सेल हो तो क्या करेंगे, फुल सेल हो तो हम लोग क्या करेंगे,
फुल स्केल के लिए अब आपको समझाते हैं किस तरह से आपको करना है। सेम वही इक्वेशन रहेगी हमारे पास, थोड़ा सा चेंज करेंगे बस। विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, तो साथ में आपको ये भी समझा देंगे। अब हम लोग मान के चल रहे हैं जो नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग निकालेंगे वो कहाँ पर निकालेंगे, इक्विलिब्रियम के ऊपर निकालेंगे। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है, एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो रेट होता है वो सेम हो जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, समझा देते हैं आपको फटाफट, यहाँ पर किसी को नहीं पता हो। जैसे ये यहाँ पर हो रहा है, हाइड्रोजन जो गैस है हमारी वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो कन्वर्ट हो रही है H प्लस और इलेक्ट्रॉन हमको दे रही है ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमको ये दे रही है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको बैलेंस करने के लिए इस तरह से। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन जो गैस है हमारे पास उससे अगर हम लोग H प्लस बनाते हैं तो यहाँ पर जो रेट रहेगा, जो स्पीड रहेगी बनने की, वही स्पीड H प्लस जो रहेगा वो दो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद जो H2 बनाएगा उसकी स्पीड रहेगी। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इन दोनों की स्पीड जो होगी वो सेम हो जाएगी। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये आप लोग समझना होगा आपको। वैसे इतना काफी है, अगर आप लोग और पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन इतना मोर देन इनफ है, ठीक है। चलिए, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं गैल्वेनिक सेल का, ठीक है। गैल्वेनिक सेल का हम लोगों ने एग्जांपल ले रखा है Zn2+, ठीक है, सॉरी Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो कॉपर होता है, कॉपर 2+ होता है, वो कॉपर 2+ दो इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। याद है आप सभी को, गैल्वेनिक सेल पार्ट नंबर 1 में हमने किया था, ठीक है। इसका हमने एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको इसकी इसकी आपको क्या लिखनी हो, अगर इसकी आपको नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी हो तो आप लोग क्या लिखोगे, ई ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन। थोड़ी देर पहले आपको बताया था हमने, वही हमने अभी तक वही किया, इसके अलावा अभी तक कुछ नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपको यहाँ पर लिखना है लॉग लॉग जिंक 2+ अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा Cu2+, ठीक है, Cu2+, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। तो जिंक 2+ ऊपर आ जाएगा, Cu2+ नीचे आ जाएगा। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इस तरह से आप समझ सकते हो, ये प्रोडक्ट, ये हमारे पास रिएक्टेंट, ठीक है, PR, ठीक है, P/R। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब एक बात हमें याद आ रही है, एक बात हमें याद आ रही है जो थोड़ी देर पहले शायद हम लोगों के दिमाग से उतर गई थी, लेकिन अब आपको समझा देते हैं, ठीक है। किसी ने तो कमेंट भी कर दिया होगा, सर आपने ये चीज भूल गए, आप तो पढ़ाते नहीं आता आपको। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज हम लोग थोड़ा सा भूल गए हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो लोग होता है ना, लोग 1/Mn+ जो होता है, ठीक है, Mn+, ये जो होता है वो बेस ई में होता है, थोड़ी देर पहले आपको बताया था हमने, ठीक है। अगर आपको अगर आपको इसको log बेस 10 में कन्वर्ट करना हो, log बेस 10 में कन्वर्ट करना हो, तो आप लोग किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे। 2.303 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर आप लोग log बेस ई में 2.303 का मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये log बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे कि log बेस 10 में कन्वर्ट करने की जरूरत हमें क्या पड़ी, तो आपको बता दें, जो हमारे पास वैल्यूज होती है, ठीक है, जो हमारे पास वैल्यूज दी हुई होती है, जैसे हमारे पास टेबल्स होते हैं, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, ओके। तो इस तरह से ये जो वैल्यूज होती है हमारे पास, ये जो वैल्यूज होती है ना, ये हमें log बेस 10 की फॉर्म में दी हुई होती है। हमें जो वैल्यूज याद होती है वो log बेस 10 में याद होती है, ई में हमें याद नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं log बेस ई को log बेस 10 के अंदर। ओके, तो ये हमारा थोड़ा सा स्किप हो गया था, लेकिन जिन बच्चों ने कमेंट अभी तक कर दी होगी तो थोड़ा सा आप लोग आगे तक देख लिया करो वीडियो को, ओके, फिर बाद में कमेंट किया करो। 2.303 RT/NF ये हमने लिख दिया है, log 1/Mn+, ओके। तो यहाँ पर 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर क्या समझे, आप लोग ये समझे यहाँ पर कि जो RT और NF था, RT और F था यहाँ पर, ठीक है, ये कांस्टेंट था तो इसकी वैल्यू तो हमने रख दी। साथ में हमने ये जो log जो था ना हमारे पास, जो log था हमारे पास ई बेस में, उसकी वैल्यू को हम लोगों ने 2.303 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज का हमने मल्टीप्लाई किया, इसका भी और इसका भी, तब जाके हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा 0.059, ठीक है, 0.059। ये बात आपको बतानी थी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो log था हमारे पास, ये किस में था, ये हमारे पास ई बेस में था, इसको हमने जब कन्वर्ट किया तो इसमें आ गया। ये आया समझ में सभी को, ओके। चलिए, तो इस तरह से हमने आपको बता दिया log को आपको किस में कन्वर्ट करना है, log में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये जो नेचुरल log है इसको आपको ई बेस में कन्वर्ट कर देना है।
सॉरी, जो नेचुरल लॉग होता है उसको बेस 10 में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, ये बात होती है यार, इसमें को समझने वाली बात जितनी नहीं है इतनी, जो कि आप लोग इसमें टेंशन लो। ये हमने किया, ये जो लॉग था हमारे पास, लॉग जो था वो ई में था, इसको हमने कन्वर्ट किस में किया, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट किया। ओके, तो इतना टेंशन वाली बात नहीं है, इस तरह से आपको करना रहेगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन को हम लोग आगे देख रहे थे। ठीक है, तो हमने ये ले रखा था गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल। तो गैल्वेनिक सेल जो होता है उसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये जो आयन है हमारे पास, आयंस की हम लोग बात करेंगे, ये जो मेटल्स होता है इनकी हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ आयंस की बात करेंगे। तो प्रोडक्ट अपॉन में जाएगा रिएक्टेंट, इस तरह से आप लोग याद ये से कर सकते हो। ये आपका बन गया। ठीक है, ये आपका बन जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, ये बन जाएगा एक्सप्रेशन। अब अगर आप लोग बात करते हो इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर अगर आप लोग बात करते हो, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर ई ऑफ सेल कितना हो जाता है, ई ऑफ सेल जो होता है, ई नोट नहीं बोल रहे हम लोग, ई ऑफ सेल बोल रहे हैं। ई ऑफ सेल जो होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल कितना हो जाता है सेल का, जीरो हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे ये ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको फिर भी याद होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर ई ऑफ सेल कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर जीरो रख देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग करना चाह रहे हैं इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर इसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जीरो रखेंगे तो ई ऑफ सेल हो जाएगा -0.059 अपॉन में एन हो जाएगा। पूरी चीज यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। अब तो बस हो गया काम अपना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर कांस्टेंट ये जो दिख रहा है आपको Zn2+ की कंसंट्रेशन, ठीक है, वो अपॉन में क्या दिख रहा है आपको, कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको हम लोग एक कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। लेट्स से के, और यहाँ पर कांस्टेंट किसका मान लेते हैं, कांस्टेंट है हमारे पास तो सी लिख देते हैं। यहाँ पर के सी बन गया हमारे पास, Zn2+ और Cu2+ को हमने कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, आप चाहो तो यहीं पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन ठीक है हमने इसको कांस्टेंट मान लिया है। ओके, तो इस तरह से आप लोग बता सकते हो, यहाँ पर आपको बता सकते हो। यहाँ पर जो ई होगा इसको इधर रहने दो, बाकी सारी चीजों को इस साइड ले आओ, तो ये माइनस जो होगा वो प्लस में हो जाएगा, और हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। अब आप लोग मुझे ये बताइएगा, कोई डाउट तो नहीं है आपको यार? अगर नेक्स्ट इक्वेशन में कोई डाउट फिर भी रह जाए आपको, एक बार आपसे खुद ट्राई कर लीजिएगा, फिर भी कोई डाउट छोटा मोटा भी रह जाए तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, अगले वीडियो में आप लोग ट्राई कर लेंगे। ओके, एक बार और समझा देंगे अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन आप लोग कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, ट्राई करिएगा आप लोग, एक दो बार आपको लगेगी ट्राई करने में, लेकिन ऐसा है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन हो जाएगा। और फिर भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में लिख देना कि सर हमें समझ में नहीं आया है, एक बार और समझा दो। ठीक है, समझा देंगे आप। चलिए, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, वो खत्म हो गया था। अब देखो, आप लोगों के मन में एक डाउट आया होगा या फिर नहीं आया होगा, तो भी सुन लीजिए एक बार। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने देखा था हमने क्या किया था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर दिया था। ये कैसे किया हमने, पता है आपको? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कैसे कर दिया, ये हमने किस तरह से किया है, हमने क्या किया, पहले जिंक का निकाला, जिंक Zn2+ में जो कन्वर्ट हुआ था उसके लिए हमने नेक्स्ट इक्वेशन निकाली। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने जो Cu2+ था, जो Cu2+ था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन निकाली। ठीक है, दोनों के लिए नेक्स्ट इक्वेशन निकाल ली। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया, पूरे सेल की निकाल दी। सेल की निकालना आपको आता है। ठीक है, अगर हमें ई ऑफ सेल मिल जाता है, एनोड का मिल जाता है, ठीक है, और कैथोड का मिल जाता है। ठीक है, कैथोड का मिल जाता है, कैथोड लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, दोनों का अगर हमें पोटेंशियल मिल जाता है, यहाँ पर नोट हटा देते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड बन जाएगा। अगर हमें दोनों का पोटेंशियल मिल गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो रहेगा वो एनोड और कैथोड का दोनों का मिल गया, ठीक है, क्योंकि हमने हाफ सेल ले रखी है यहाँ पर, तो 1 और 2 की दोनों इक्वेशन से हमें दोनों मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। तो आपको एक चीज बताई थी हमने लास्ट वीडियो में, अगर आप लोग कैथोड में से एनोड को माइनस करते हो, कैथोड का जो पोटेंशियल है उसमें से अगर आप लोग एनोड का माइनस कर देते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पूरे सेल का पोटेंशियल आ जाएगा। ये अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको एक बार और बता सकता हूँ। ठीक है, मैं एक बार और आपको बता सकता हूँ। ये देखिए, आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये हमने आपको बताया था पिछली क्लास में। ये देखिए, पूरा सेल का अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो कैथोड में से एनोड को माइनस कर दो तो आपका काम हो जाएगा। तो हम लोग कैथोड का निकाल लेंगे, एनोड का निकाल लेंगे, दोनों में से माइनस कर देंगे। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, वैसे आप लोग देखो खत्म हो चुका है ये, लेकिन आपको बता रहे हैं अगर आपको डाउट हो तो आप लोग यहाँ से इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी में इस तरह से दे रखा है। ये देखिए, या आपने क्या किया, ये जो कॉपर था आपके पास, कॉपर का आपने निकाला कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपने निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पर आपने जिंक का निकाला। ठीक है, दोनों का आपने निकाल लिया। ठीक है, अलग अलग करके, अलग अलग का फॉर्मूला हमने पहले ही आपको बता दिया था। इस तरह से आप लोग कर लोगे। फिर जो कैथोड है, कैथोड जो रहेगी, कैथोड में से एनोड को माइनस करिएगा, ये कैथोड ये एनोड। ठीक है,
ये कैथोड, ये एनोड को आपने माइनस किया। लास्ट में आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा उसको आप लोग देख लीजिए। आपके पास यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आएगा वो इसी तरह से आएगा, जिंक 2+ ऊपर आएगा, Cu2+ नीचे आएगा। तो आप लोग चाहो तो इतना बड़ा कर लो या फिर आप डायरेक्ट कर लो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से आपको समझा दिया हमने, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, सिंपल यही कर लो आप लोग, चाहो तो ये भी ट्राई कर सकते हो, कोई इतना मुश्किल नहीं है ये। अगर आपके कॉन्सेप्ट सारे स्ट्रॉन्ग है तो आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से हमारा लगभग लगभग ये फिनिश हो चुका है। छोटी सी बात और है, ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी 5 नंबर के हिसाब से ये नहीं आएगा। ठीक है, तो थोड़ा समझ लीजिए आप लोग, ये भी उसी से रिलेटेड है, नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो समझ लीजिए आप लोग इसको। रिलेशन बिटवीन ई ऑफ सेल एंड डेल्टा जी। ठीक है, डेल्टा जी क्या होता है यहाँ पर, गिब्स फ्री एनर्जी होता है। तो आपसे पूछ सकते हैं बताओ गिब्स फ्री एनर्जी में और ई ऑफ सेल में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो रिलेशन आप चाहो तो डायरेक्ट याद कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा समझा देते हैं। तो वर्क डन क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू टोटल चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू टोटल चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू टोटल चार्ज होता है। तो हमारे पास टोटल चार्ज कितना होता है फराडे में, हम लोग फराडे जो होता है वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। लेकिन अगर हम लोग ये टोटल चाहिए तो हम लोग एन लिख देंगे, एन यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टोटल चार्ज बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग किससे लिखते हैं, ई ऑफ सेल से लिखते हैं, ई ऑफ सेल से लिखते हैं। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, एन एफ और ई ऑफ सेल, एनएफ और ई ऑफ सेल। और जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है उसको हम लोग नेगेटिव में लिखते हैं। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, उसको हम लोग नेगेटिव में लिखते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब ये होता है, ये आपको स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताती है कि ये रिएक्शन कितनी फिजिबल है। ठीक है, कितने अच्छे से ये रिएक्शन हो पाएगी। ओके, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में आप लोग क्लास 11th में पढ़ते हो, जो कि काफी सारे बच्चे क्लास 11th में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग डायरेक्ट याद कर लो। डेल्टा जी जो होगा वो क्या होगा, वो एन एफ ई ऑफ सेल हो जाएगा। अब ये माइनस जो है, ये जो माइनस आप लोग देख पा रहे होंगे ना स्क्रीन के सामने, ये माइनस इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। ठीक है, इस तरह से आप लोग बता दीजिएगा। अगर आपको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है तो क्या करोगे, सबके ऊपर नोट लगा दोगे। ठीक है, इसके ऊपर नोट लगा दो, इसके ऊपर नोट लगा दो, ये काम हो गया आपका। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, तो ये रहेगा, बाकी खत्म हो गई कहानी यहाँ पर। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं पर रखेंगे। ओके, तो रिलेशन आपको समझा दिया, इस तरह से करना रहेगा। अगर क्लास 11th में आपने ये पढ़ रखा है गिब्स एनर्जी तो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हो, इतना कोई आपसे नहीं पूछेगा। तो समझ में आ गया सभी को। ओके, तो करते हैं वीडियो को एंड, पढ़ाई करें आप लोग, और कोई भी डाउट हो तो बता दीजिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।